नमस्कार। आज हम लोग क्लास 10 का ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं। आज जो है ज्योग्राफी के तौर पे हम लोग सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत 2 को आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। अर्थात हम लोग कक्षा 10 का भूगोल को पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर 1 है हमारा संसाधन एवं विकास। आज चैप्टर 1 को जो है हम लोग जहाँ तक हो पाएगा हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे और इम्पोर्टेंट चीजों को जो है कवर करने का प्रयास करेंगे। तो संसाधन का मतलब क्या होता है? देखिए, संसाधन का मतलब होता है कि संसाधन एवं विकास। देखिए, जिस देश के पास सबसे ज्यादा संसाधन होगा वो देश जो है जल्दी तरक्की करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जिस देश के पास जितना ज्यादा संसाधन होगा उस देश का उतना ही ज्यादा विकास होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं संसाधन एवं विकास के बारे में कि संसाधन है क्या। और यह एग्जाम में पूछा जाता है कि संसाधन का परिभाषा को आप बताइए। तो देखिए, संसाधन क्या है? तो देखिए, संसाधन जो है हमारे पर्यावरण में उपलब्ध होता है। ठीक है, ठीक है। तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। ठीक है, एक संसाधन है। ठीक है, संसाधन का मतलब क्या हो गया? तो देखिए, संसाधन का तात्पर्य है कि वो जो वस्तु जो पर्यावरण में जो है आसानी से उपलब्ध होता है, ठीक, जिसके द्वारा हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ठीक है, जिसको बनाने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, यानी टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो, जो हमारे लिए आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, वो एक संसाधन कहलाता है। ठीक है, तो संसाधन का उपयोग करके कोई देश जो है अपने देश का ज्यादा से ज्यादा विकास कर सकता है। ठीक है, तो संसाधन के द्वारा ही जो है देश का विकास होगा। देश का विकास होगा तो वहां के लोगों का विकास होगा। इस करते करते जो है कहीं ना कहीं संसाधन का तात्पर्य जो है आर्थिक रूप से देखा जाता है। ठीक है, आइए हम लोग चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, संसाधन से जो है प्रश्न पूछे जाएंगे, संसाधन का तात्पर्य क्या है, संसाधन का परिभाषा देखिए और इम्पोर्टेंट है, आपको समझ में आ गया आसान भाषा में संसाधन क्या है। तो देखिए, संसाधन जो है पर्यावरण में जो आसानी से उपलब्ध हो जाता है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक है, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो या टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो, आर्थिक रूप से संभाव्य। ठीक है, संभाव्य का मतलब होता है जो निरंतर प्राप्त होता रहे। ठीक है, किसी भी रुकावट के बिना, और सांस्कृतिक रूप से भी मान्य हो। ठीक है, एक संसाधन है। अब देखिए, संसाधन की कड़ी देखिए, मानव मानव भी एक संसाधन है। ठीक है, या संसाधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, हम कह सकते हैं मानव को। अब देखिए, मानव जो है ये मानव है। ठीक है, उसको जो है प्रकृति से संसाधन प्राप्त हो जा रहा है। ठीक है, संसाधन जो मानव को प्राप्त हो रहा है वो टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी के माध्यम से जो है संस्थाओं का निर्माण कर रहा है। अब संस्थाओं का निर्माण क्यों कर रहा है? ताकि वो अपने आर्थिक विकास की गति को तेजी करने के लिए जो संस्थाओं को वो निर्माण करता है। तो संस्था का निर्माण क्यों करता है? क्योंकि वो अपने आर्थिक विकास को गति देने के लिए जो है संस्थाओं का निर्माण करता है। ठीक है, तो देखिए, मानव जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर देखिए संसाधन अगर मानव नहीं रहेगा तो संसाधन का उपयोग कौन करेगा? टेक्नोलॉजी कौन उपयोग करेगा? संस्था का निर्माण कौन करेगा? ठीक है, तो मानव जो है इन तीनों को जो है बांधने का या आपसी संबंध जो है स्थापित मानव करता है। यहां तक क्लियर है? उसके बाद देखिए, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं को रूपांतरण प्रक्रिया प्राकृतिक प्रौद्योगिकी और संस्था के पारस्परिक क्रिया संबंध में निहित है। तो मैंने आपको कहा कि देखिए, मानव जो है वो प्राकृतिक से जो है संसाधन को उपलब्ध करता है, उसको जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है
चीजों को जो संस्था का निर्माण कराता है ताकि आर्थिक गतिविधियों को तेज किया जा सके। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए वहां यही चीज ही लिखा हुआ है कि संबंध निहित है, मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करता है। तो जो मैंने आपको समझाया वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए मानव स्वयं जो है संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैंने आपको बताया था कि मानव जो है एक संसाधन है। अगर संसाधन के तौर पर भी देखा जाए तो संसाधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी मानव है। ठीक है। उसके बाद देखिए अब यहां से प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे वो हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। देखिए संसाधन का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। देखो तो संसाधन का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा संसाधन का जो प्रकार है वो 4 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है या वर्गीकरण किया जाता है। संसाधनों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है। याद रखिएगा 4 प्रकार से किया जाता है। कौन कौन? तो देखिए पहला है उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है। उसके बाद है समाप्यता के आधार पर। ठीक है, यानी कि समाप्ति के आधार पर, तो समाप्यता के आधार पर। तीसरा होगा स्वामित्व के आधार पर। चौथा है हमारा विकास के स्तर के आधार पर। ठीक है। तो अगर प्रश्न पूछे आपसे कि संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है तो कितने प्रकार से किया जाता है संसाधनों का वर्गीकरण? तो 4 प्रकार से किया जाता है। ठीक है, ठीक है, यहां तक मैंने बता दिया। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर। उसके बाद उत्पत्ति के आधार पर अगर आपसे पूछे कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है, तो कितने भागों में? तो उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन को 2 भागों में विभक्त किया गया है या 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है उत्पत्ति के आधार पर। पहला है जैव और दूसरा है अजैव। जैव में आ जाएगा जितना भी जीव जंतु है, वनस्पति है। अजैव में आ जाएगा कौन? जैसे हो जाएगा कोयला, मिट्टी, पेट्रोल। ठीक है, ये सब अजैव में आ जाएगा जिसमें जीवन नहीं है। जैव में वे सभी जिसमें जीवन है, अजैव में वे सभी जिसमें जीवन नहीं है। ठीक है, यहां तक आ गया। उसके बाद दूसरा नंबर है समाप्यता के आधार पर जो है संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में वर्गीकृत किया गया? तो 2 भागों में। ठीक है, ये भी 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। समाप्यता के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में। कौन? नवीकरण और अनवीकरण। नवीकरण उसको बोलते हैं जिसका उपयोग बार बार किया जाता है। ठीक है, उपयोग करने के बाद वो वस्तु पुनः जो है उत्पन्न किया जाता है या पुनः उसी रूप में वापस आ जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं नवीकरण ऊर्जा। नवीकरण का मतलब क्या क्या होगा? नवीकरण में हो जाएगा जैसे पवन हो गया, ठीक है, हवा हो गया, जल हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ये सब नवीकरण ऊर्जा। अनवीकरण में कौन हो जाएगा? ठीक है, अनवीकरण उसको बोलते हैं जिसको बनने में बहुत साल लगता है। ठीक है, जैसे कोयला हो गया, जितना भी जीवाश्म पदार्थ हो गए, कोयला हो गया, उसके बाद आपका खनिज हो गया, उसके बाद जितना धातु हो गया जिसको बनने में कई साल लगते हैं। ठीक है, वो अनवीकरण में आएंगे। नवीकरण में जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ठीक है, ये सब आ जाएगा अनवीकरण में। कोयला, जीवाश्म जितना है, पेट्रोलियम, वो सब अनवीकरण में हो जाएगा जिसको बनने में कई वर्ष, करोड़ों साल या लाखों साल का समय लगता है, उसको अनवीकरण ऊर्जा करते हैं। ये दो प्रकार का है। उसके बाद स्वामित्व के आधार पर जो है संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको बांटा गया है 4 भागों में। याद रखिएगा कितने भागों में? 4 भागों में स्वामित्व के आधार पर। तो पहला है व्यक्तिगत संसाधन। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। कौन कौन? व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत का मतलब होता है पर्सनल, किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो उसको बोलते हैं व्यक्तिगत संसाधन। उसके बाद है सामुदायिक। सामुदायिक संसाधन का मतलब क्या होता है? सामुदायिक संसाधन का मतलब है कि किसी समाज का, मतलब किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समाज का अधिकार होता है, उसको हम लोग सामुदायिक संसाधन कहते हैं। राष्ट्रीय संसाधन, किसी एक देश का अधिकार हो उसको राष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन,
अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का मतलब होता है किसी एक देश का नहीं, बल्कि जितने भी देश है संपूर्ण देश का अधिकार होता है, उसको अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे अंतरिक्ष हो गया, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, समुद्र हो गया, ये सब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में आएंगे। ठीक है। व्यक्तिगत संसाधन, मान लीजिए मेरा घर है तो उसमें सिर्फ मेरा अधिकार हो, उसको व्यक्तिगत संसाधन। अब सामुदायिक संसाधन का मतलब होता है जैसे सड़क, सड़क एक आदमी के लिए नहीं तो बाकी सारे समुदाय के लिए, तो उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। राष्ट्रीय संसाधन मतलब किसी एक देश का जिस पर अधिकार हो, उसको हम लोग राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय में सभी देशों का अधिकार। यस, यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद विकास के स्तर के आधार पर जो संसाधन कितने भागों में है, तो 4 भागों में ये भी है। ठीक है। तो विकास का संभावी संसाधन का मतलब है कि जिसकी संभावना है, जिस संसाधन की संभावना है, जिसका उपयोग हम लोग कर रहे हैं, उसको हम लोग संभावी संसाधन कहते हैं। उसके बाद विकसित संसाधन मतलब क्या होता है? विकसित संसाधन का मतलब होता है कि जिसके लिए जो है हमारे पास टेक्नोलॉजी है, उस संसाधन का उपयोग करने के लिए, उसे हम लोग विकसित संसाधन कहते हैं। भंडार संसाधन का मतलब कि किसी खनिज या किसी संसाधन का जो है हमारे पास जो है भंडार है, जिसका उपयोग हम लोग वर्तमान समय में करने वाले हैं, उसको हम लोग बोलते हैं भंडार। संचित कोष संसाधन क्या, कि किसी ऐसा संसाधन जिसको हम लोग बचा करके रखते हैं, उसको हम लोग संचित कोष संसाधन कहते हैं। यहां तक क्लियर है। तो संसाधनों का वर्गीकरण के आधार पर जो है संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर। यहां तक क्लियर। संसाधन का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है। यहां तक क्लियर है। आपसे अगर पूछेगा कि उत्पत्ति के आधार पर जो है संसाधन को कितने भागों में बांटा गया, तो 2 भागों में बांटा गया है, जैव अजैव। समाप्यता के आधार पर जो है संसाधन को कितने भागों में बांटा गया, तो 2 प्रकार से। समाप्यता मतलब समाप्ति के आधार पर। ठीक है। नवीकरण और अनवीकरण 2 भाग में। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 भागों में, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। उसके बाद विकास के स्तर के आधार पर जो है संसाधन कितने भागों में बांटा गया, तो 4 भागों में। संभावी, विकसित, भंडार, संचित कोष। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए देखिए संसाधन के प्रकार। तो देखिए मैंने आपको बताया कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। जैव संसाधन, अजैव संसाधन। जैव संसाधन जो जैव मंडल या जीव मंडल से उत्पन्न होता है, उसको हम लोग बोलते हैं, जैसे मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य इत्यादि जिसमें जीवन है, वही जैव संसाधन। ठीक है। अजैव संसाधन वे सभी सारे संसाधन जिसमें निर्जीव घटक है, मैंने आपको कहा था, उसको अजैव संसाधन। समाप्यता के आधार पर, समाप्ति के आधार पर जो संसाधन। नवीकरण योग्य संसाधन, अनवीकरण योग्य संसाधन। नवीकरण योग्य संसाधन वे संसाधन जिनमें भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। तो मैंने आपको कहा था कि पुनः ऐसा संसाधन इसका उपयोग करने के बाद जो है वो पहले की अवस्था में वापस आ जाती है, उसे हम लोग नवीकरण ऊर्जा कहते हैं। अनवीकरण के बारे में मैंने ये बोला था कि इनको बनने में जो है लंबा समय लगता है। ठीक है। जितने भी जीवाश्म है वे अनवीकरण ऊर्जा में योग्य संसाधन के अंतर्गत आता है। जैसे धातु के अंतर्गत आ जाएगा आपका पुनः चक्रीय संसाधन, पुनः चक्रीय संसाधन। ये मैं पीछे कराऊंगा, छूट गया है। उसके बाद देखिए स्वामित्व के आधार पर संसाधन, मैंने आपको कहा स्वामित्व के आधार पर संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन। ठीक है। उसके बाद है आपका व्यक्तिगत संसाधन हो गया। उसके बाद राष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन, ये सारे संसाधन है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद देखिए ये सारे हैं जो मैंने बताया, वही सब है और कुछ है नहीं इसमें। विकसित संसाधन हो गया, तो मैंने आपको बताया था विकसित हो गया। संचित को जिसको हम लोग बचा करके रखते हैं। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक चीज बोलना आपको भूल गए थे मैं,
यहाँ पर देखिए, देखिए संसाधन, संसाधन कितने प्रकार का होता है? तो संसाधन देखिए, एक प्राकृतिक होता है, एक मानवीय होता है, ठीक है। पहला मैंने कहा एक प्राकृतिक होता है, दूसरा मानवीय होता है। अब देखिए प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत कितने प्रकार के संसाधन है, उसको जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो देखिए प्राकृतिक में आ जाएगा नवीकरण योग्य संसाधन, अनवीकरण योग्य संसाधन, ठीक है। मैंने आपको नवीकरण संसाधन वे संसाधन है जिसका उपयोग किया जाए और वह पुनः पहले की अवस्था में लौट करके आ जाए, उसे हम लोग नवीकरण संसाधन कहते हैं। या जिन्हें पुनः उत्पन्न किया जा सकता है उसको हम लोग नवीकरण संसाधन कहते हैं। अनवीकरण संसाधन जिसको बनने में लाखों वर्षों का समय लगता है उसे हम लोग अनवीकरण संसाधन कहते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत जो है जैसे चक्रीय और पुनः चक्रीय और चक्रीय संसाधन जैसे जीवाश्म इत्यादि, ये सब अनवीकरण संसाधन में, कोयला वगैरह अनवीकरण संसाधन में आता है। देखिए नवीकरण संसाधन दो प्रकार के, एक है सतत, दूसरा है जीव। सतत का मतलब सतत अथवा प्रवाह, जैसे पवन हो गया, जल हो गया, ठीक है। ये सब जो है सतत के अंतर्गत आएगा। जैव के अंदर कौन कौन आएगा? प्राकृतिक वनस्पति आ जाएगा, वन आ जाएगा, और दूसरा जीव, वन्य जीव आ जाएंगे, ठीक है। ये सब जैव के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद अनवीकरण का मतलब कौन कौन आएगा? तो अनवीकरण में आ जाएगा आपका पुनः चक्रीय जैसे धातु, उसका अचक्रीय जैसे जीवाश्म, ठीक है। तो ये जो है पुनः चक्रीय का मतलब होता है कि अनवीकरण ऊर्जा जिसको बनने में लाखों वर्षों का समय लगता है, जिसका हम लोग बार बार उपयोग तो कर सकते हैं लेकिन उसे बनाया नहीं जा सकता है, इसको बनने में काफी समय लगता है। जैसे पुनः चक्रीय चक्रीय में क्या आ जाएगा? धातु। धातु जैसे है तो इसका जो है हम लोग पुनः चक्रीय, पुनः चक्रीय का मतलब होता है इसको हम लोग बना नहीं सकते, परंतु इसको जो है हम लोग अलग अलग मॉडल या आकार में परिवर्तन कर सकते। जैसे मैंने अंगूठी बनाया, ठीक है। अब उसी धातु को जैसे गला करके, मान लिया सोना है, सोना को हम लोग पुनः चक्रीय कर सकते। जैसे अभी अंगूठी बनाया, थोड़ा देर के बाद हम उसको हार बना लिए तो पुनः चक्रीय कर सकते हैं, किंतु उसको उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अनवीकरण के अंतर्गत पुनः चक्र, पुनः चक्र का मतलब जैसे धातु, धातु को अभी हम लोग हाथ में अंगूठी बना लिए, उसको गला करके फिर हम लोग ब्रेसलेट बना दिए, ठीक है। तो उन्हें हम लोग पुनः चक्रीय, मैंने उन्हें पुनः चक्रीय बना सकते हैं। जैसे अंगूठी बना सकते हैं, गहना बना सकते हैं, उसके आकार में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन उस धातु को पुनः उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग पुनः चक्रीय कहते हैं। अचक्रीय जैसे, अचक्रीय जैसे किसी प्रकार से कोई जो है हम लोग उसका चक्रीयकरण नहीं कर सकते हैं। जैसे जीवाश्म, कोयला, कोयला को पुनः चक्रीय नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कोयला को जलाएंगे, जलाने के बाद वो राख बन जाएगा, फिर से कोयला नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो जीवाश्म हो गया, पेट्रोल हो गया, ठीक है, ये सब अचक्रीय में। उसके बाद देखिए मानवीय, मानवीय संसाधन के में संस्था एवं संरचनाएं एवं संस्था, उसके बाद मात्रा एवं गुणवत्ता, ये सब मानवता में आ जाता है मानवीय संसाधन के अंतर्गत, ठीक है। हम लोग आगे चल के इसको पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए संसाधनों का विकास। अब देखिए संसाधनों का विकास के अंतर्गत क्या आएगा? तो देखिए संसाधनों का विकास, अब जिस प्रकार से मनुष्य जो है संसाधन का उपयोग कर रहा है, इससे क्या जो है समस्या पैदा होगा? तो एक तो होगा कि संसाधन का जो है हानि होगा, मतलब संसाधन जो है, संसाधन में कमी आ जाएगी, ठीक है। अब समाज जो है दो वर्गों में विभाजित हो जाएगा, ठीक है। समाज दो वर्गों में विभाजित हो जाएगा। एक हो जाएगा जिसके पास संसाधन है तो उसको तो संसाधन का लाभ, यानी कि संसाधन संपन्न हो जाएगा, और जिसको संसाधन नहीं मिलेगा तो वो संसाधनहीन हो जाएगा। अर्थात अगर देखा जाए तो अमीर और गरीब दो वर्गों में बढ़ जाता है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं कि संसाधनों का विकास। तो संसाधन जिस प्रकार से मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार से जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है। बिल्कुल सही बात है। परिवहन स्वरूप मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग किया, ठीक है। अंधाधुंध मैंने बिना लगाम के, बिना कुछ सोचे समझे जो है अंधाधुंध इसका उपयोग किया, जिससे निम्नलिखित मुख्य समस्याएं जो है पैदा हो गई है। अब क्या है, तो कुछ व्यक्तियों के लालचवश जो संसाधनों का हाथ, यानी संसाधनों में कमी हो रही है, ठीक है। संसाधन समाज के लिए कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जैसे कि समाज दो हिस्सों में
जो है संसाधन संपन्न एवं संसाधन हीन अर्थात अमीर और गरीब में बट गए हैं। ठीक है, अब संसाधन जो है कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं। इससे जिसके हाथ में आ रहा है तो वो संसाधन संपन्न हो रहा है, जिसके हाथ में नहीं आ रहा है तो वो संसाधन हीन हो रहा है। और इससे क्या होता है, विभेद पैदा हो रहा है, समाज दो हिस्सों में बट रहा है, अमीर और गरीब। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला, तो संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है। तो देखिए संसाधन का जब हम लोग अति शोषण करेंगे या अंधाधुंध शोषण करेंगे तो क्या होगा, वैश्विक स्तर पर जो है पारिस्थितिकी संकट पैदा हो जाएगा, जिससे क्या होता है कि भूमंडलीय तापन, ठीक है, भूमंडलीय तापन हो जाएगा, मतलब भूमंडलीय पर प्रभाव पड़ेगा, जिससे भूमंडल का तापमान बढ़ेगा। ओजन परत जो है वो जो हो जाएगा, ओजन परत में भी जो है अपक्षय हो जाएगा, पर्यावरण जो है प्रदूषित हो जाएगा, भूमि में क्या हो जाएगा, तो निम्नीकरण हो जाएगा। ठीक है, ये सब जो चीजें हैं उत्पन्न हो जाएगी। तो क्या होता है, तो देखिए संसाधन का अंधाधुंध उपयोग करने पर क्या होगा, तो देखिए संसाधन का जब हम लोग अंधाधुंध उपयोग करेंगे तो जिसके कारण जो हो जाएगा हमारे वैश्विक स्तर पर जो है पारिस्थितिकी संकट पैदा हो जाएगी। अब पारिस्थितिक संकट पैदा होने का मतलब है कि पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। उदाहरण के लिए देखिए कि मान लीजिए घर बन रहा है, ठीक है, अब घर बनेगा या फैक्ट्री बनेगा, बड़ा बड़ा फैक्ट्री बन रहा है, घर बन रहा है, तो उस पर क्या होगा, तो फैक्ट्री जब बन रहा है तो फैक्ट्री बनने के लिए जमीन चाहिए, तो एक लंबा जमीन चाहिए या एक बड़ा भूभाग जो है चाहिए ताकि फैक्ट्री लग सके। एक छोटा मोटा हिस्सा में तो फैक्ट्री लगेगा नहीं, बड़ा हिस्सा में तो क्या होगा, जंगलों की कटाई होगी। जंगलों की जब कटाई होगी तो पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन जो है बिगड़ जाएगा। ठीक है, पहला नंबर। दूसरा नंबर, कल कारखाने स्थापित होंगे तो उससे चिमनी से जो धुआं निकलेगा उससे जो है भूमंडलीय तापन पैदा होगा या भूमंडलीय तापन की समस्या पैदा होगी। ठीक है, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा नंबर, अत्यधिक जो है संसाधन का उपयोग करने से ओजन परत में अपक्षय पैदा होगा, यानी ओजन परत में जो है क्षय पैदा हो जाएंगे। उसके बाद देखिए पर्यावरण प्रदूषण, कल कारखानों से निकलने वाले चिमनी से जो है पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा और भूमि में जो है निम्नीकरण हो जाएंगे। जैसे भूमि का निम्नीकरण का मतलब क्या होता है कि भूमि में अत्यधिक फसल उगाने के चक्कर में क्या होता है, कभी कभी हानिकारक कीटनाशक एवं खादों का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण जमीन में जो है निम्नीकरण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अब यही खाद जो है वर्षा के समय में जो है बारिश जब आएगी तो ये खाद क्या होगा, पानी के बहाव में ये नदी में मिलेगा, जिससे जल भी प्रदूषित हो जाएगी। तो ये सारी संकट जो है पैदा होती है। अब भूमंडलीय ताप क्या है, तो भूमंडलीय ताप के कारण क्या होगा कि मान लीजिए जो ग्लेशियर है वो क्या है, पिघलेगी। पिघलने के कारण क्या होगा कि जो जितने भी ग्लेशियर पिघलेंगे जिससे जल स्तर बढ़ेगा और आसपास या जो भी द्वीप है या आसपास नदी के आसपास या समुद्र के आसपास जो भी शहर होंगे या कस्बे होंगे वो क्या हो जाएंगे, पूर्ण रूप से जल स्तर बढ़ने के कारण वो डूब जाएंगे। ठीक है, तो इसका भी हमें ध्यान देना जरूरी है। उसका जो ओजन परत का अवक्षय का मतलब क्या होता है, तो देखिए सूर्य है, अब ये हमारा सूर्य है, ठीक है, अब यहां से परावैंगनी किरण आ रही है, ये परावैंगनी किरण है, तो ये परावैंगनी ओजन जो परत है ये सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरण को जब पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देती है। ये परावैंगनी किरण काफी हानिकारक होती है। ठीक है, परावैंगनी किरण के कारण जो है मनुष्य के कई तरह के चर्म रोग यानी कि स्किन का कैंसर होने की संभावना है। अब ये ओजन परत में अवक्षय होने के कारण क्या होगा कि ये जगह में छिद्र हो जाएगा, जिसको हम लोग ओजन छिद्र कहते हैं। इसके माध्यम से जो है परावैंगनी किरण पृथ्वी तक पहुंच जाएगी, जिससे चर्म रोग या चर्म कैंसर या स्किन कैंसर होने की संभावना है। तो ओजन परत जो है सूर्य से आने वाली हानिकारक जो परावैंगनी किरण है उनसे जो है पृथ्वी की रक्षा करती है, लेकिन ओजन परत के अवक्षय होने के कारण ये परावैंगनी किरण पृथ्वी के अंदर प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण कई सारे समस्या
पैदा हो सकती है, ठीक है, संसाधन का अत्यधिक उपयोग करने के कारण, या जो जो पर्यावरण का असंतुलन होने के कारण ये भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा। लगातार क्लास 10 ज्योग्राफी मिलता है एनसीईआरटी बेस्ड पर। आप किसी भी बोर्ड से आपका नाता हो, चाहे आप बिहार हो, झारखंड हो, ठीक है, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, या उत्तर प्रदेश हो, कोई भी बोर्ड हो या राजस्थान बोर्ड हो, आपको फायदा ही फायदा मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं नए वीडियो तक, तब तक के लिए धन्यवाद।